नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम इस वीडियो में जैसा कि आपने शीर्षक में देखा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की सफलता का मूल मंत्र। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निश्चित रूप से अब आने वाली है। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा किन चीजों का ध्यान रखा जाए कि सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कुछ ऐसी ही बातों का आपको ध्यान में रखना है और इसी चीजों पर आज ये वीडियो बनने वाला है। और इसके साथ ही आज नवरात्रा स्थापना है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो नवरात्रा स्थापना की। आपका जीवन मंगलमय हो और आने वाला समय आपके लिए खूब सारी खुशियां लेकर के है। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी इधर उधर कर दिया कीजिए। दो चार बच्चे और देख लेंगे तो किसी के लिए अच्छी बातें ही पहुंचेगी। अब तो जैसा कि आपने देखा है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की सफलता का मूल मंत्र क्या है। मैं पहले भी कई बार यहाँ बातें वो बताता आया हूं कि किताबें जो है वो सिलेक्शन का एक साधन जरूर है कि ठीक है किताबें पढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन किताबों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण दूसरी चीजें हैं। अगर आप उन चीजों को नजरअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो या उन पर अगर ध्यान नहीं दो तो इन ये चीजें भी उतनी महत्वपूर्ण साबित नहीं होगी। पहले वो दूसरी चीजें हैं, तब जाकर के फिर ये चीजें साबित होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की कर रहे हो और किसकी आप करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। मेरी कोशिश ये थी कि आप एक उस जो मेन पॉइंट तक पहुंच जाएं कि आपको तैयारी किसकी करनी है। तो आप जिसकी भी करें, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों ही वैकेंसी की। आपको सबसे पहले आरबीएससी बुक से अपने बेसिक्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपने चाहे किताबें अब तक ये रीट में मेरे साथ में पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, लेकिन अब सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आरबीएससी जो किताबें हैं उनसे अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और आरबीएससी किताबें कौन सी है? 6 से 10th की किताबें। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और पढ़ने का मतलब केवल एक बार आंखों से निकालना नहीं होता है। आरबीएससी किताबों का मतलब है ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। और इसके बाद 11वीं 12वीं की पुस्तकों में से जो टॉपिक आपके सिलेबस में हो उन टॉपिक को पढ़ें। यह है एक सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु। और ये बिंदु अभी आप इन पर ध्यान दे सकते हैं क्योंकि ये अभी कोई वैकेंसी आ नहीं गई है। तो ये शांति काल का समय जो अब निकल रहा है, इस समय का कैसे प्रयोग करना है मैं वो चीज आपको बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट है ऑथेंटिक किताबें पढ़ें। कई बार हम आपको बताते हैं कि ये जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब मैंने बताई कि भाई आप इसके लिए हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की अच्छी किताब आती है, ये वाली किताब आप पढ़ सकते हो। तो हमेशा ऑथेंटिक पुस्तक पढ़ने का प्रयास करें। ये पहला पॉइंट हो गया। और इसमें कोई कंजूस ना करें। देखिएगा ये कई बार जो है विद्यार्थी क्या करते हैं कि ऑथेंटिक किताबें नहीं पढ़ते। यानी वो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं होते, वो खरीद सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने विद्यार्थियों में देखा है, 95% विद्यार्थी जो होते हैं उनको बुक्स पे पैसा खर्च करना लगता है, फालतू वेस्ट करना है। वो खुद खरीदने के बजाय किसी और से लेने पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि भाई तुम्हारी किताब है क्या, अच्छा मुझे दे दे पढ़ने के लिए। जबकि उसी टाइम वो शाम को कहीं और पैसे लगा के आ सकता है। लेकिन जब किताब के लिए आएगी, चाहे 20 रुपए की किताब ही क्यों ना हो, उसके लिए भी उसको लगता है कि जैसे पता नहीं बहुत बड़ा इस पे कर दिया। जबकि उसके बदले जो आपको मिलने वाला है, पूरी जिंदगी सरकार आपको पैसा देगी। अच्छी चीजों पे जब तक आप खर्च नहीं करोगे तो तब तक उसके बदले वो चीज भी आपको नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? त्याग, समर्पण, बलिदान, बहुत सी चीजें मांगती है। तो बहुत ज्यादा किसी की मजबूरी हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो देखा है विद्यार्थियों में वो ये है कि ऑथेंटिक किताबें आपको जहां हो कि हाँ ये पढ़नी चाहिए तो निश्चित रूप से आपको पढ़नी चाहिए। गाइड का जैसे मैं कि आपको बताता हूं कि गाइड है वो एक सहयोग के तौर पर काम करती है, एक सपोर्ट के तौर पर काम करती है। ए गाइड तो पढ़नी चाहिए। जो भी आपका एग्जाम हो उसकी ए गाइड ले लो और वो आपके पास में होनी चाहिए। मानसिक शांति भी रहेगी आपको उससे कि हाँ मेरे पास है ये गाइड। इसके बाद तैयारी किसकी करनी है, यह निर्णय करने के बाद बार बार निर्णय में परिवर्तन नहीं करें।
एक बार आपने डिसीजन कर लिया कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है और आपने उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया, उसके बाद में अगर आप अपने निर्णय में किसी की बातों में आकर के, किसी के बहकाव में आकर के, या किसी की से भी आपको लगता है कि नहीं नहीं मैंने ये डिसीजन गलत ले लिया किसी के कहने से, निर्णय करने से पहले सोचें जितनी बार सोचना है। निर्णय करने के बाद जो है फिर उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे। निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचो, 1000 बार सोचो, लेकिन एक बार जब डिसीजन कर लिया हो तो उसके बाद फिर उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वरना शक्तियां आधी आधी आपकी बंट जाएगी, ना इधर के और ना उधर के। मैंने आपको बताया एक शेर को भी शिकार करना होता है, तो उसके सामने 100 हिरण खड़े हैं तो वो पहले ही वो देख लेता है कि मुझे इसको पकड़ना है, वो और वो उसी को ही जाके पकड़ता है। थोड़ा सा भी वो भटका, ये हिरण भी गया और वो हिरण भी गया। तो थोड़ा सा इन बिंदुओं का आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, तैयारी स्वयं एक मैराथन प्रक्रिया है, शॉर्टकट से बचें। देखिए कोई भी चीज जब शुरू होती है तब बहुत जोश होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा मजेदार उदाहरण है कि जब आप कहीं कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो कोचिंग करने से पहले आप कोचिंग वालों से 1000 सवाल पूछते हैं। क्लास किसकी होगी, टीचर कौन आएगा, ये कौन आएगा, टाइम से आएगा कि नहीं आएगा, टेस्ट पेपर होंगे, वीकली होंगे, कब होंगे। और थोड़े दिन बाद में स्थिति ये होती है आप ही रेगुलर नहीं जाते, आप ही टेस्ट पेपर देने नहीं जाते, नेक्स्ट डे जाकर के कहते हो सेंटर पे जो मैनेजमेंट वालों के पास, कल जो पेपर हुआ था वो देना हमको। आप समझ रहे हो मैं चीज कहना क्या चाह रहा हूं? अधिकतर जो विद्यार्थी ये करते हैं। तैयारी जो है वो एक मैराथन प्रक्रिया है, जब आप शुरू करते हो 2 4 5 दिन तक तो जोश रहता है वो, लेकिन उसके बाद जो है वो आपका जोश ठंडा पड़ जाता है और धीरे धीरे आप बिल्कुल नॉर्मल आ जाते हो। अभी जैसे सब में एक जबरदस्त क्रेज है, वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है। यही जब रीट के एग्जाम से पहले जब वैकेंसी नहीं आई हुई थी, वही था रीट की कब आएगी, रीट कब आएगी, रीट कब आएगी। रीट आ भी गई, चली भी गई। और वैसे ये है, सेकंड ग्रेड भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, एग्जाम भी हो जाएगा, आंसर की भी आ जाएगी, रिजल्ट भी हो जाएगा और नौकरी भी लग जाएगी। और जिनका नहीं होगा फिर वो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करो। तो अपने आप को डेली एक रूटीन बना के रखे कि मैं कम से कम 7 8 घंटे जो है वो शुद्ध पढ़ाई मेरी निकले, कम से कम शुद्ध पढ़ाई। तो तैयारी जो है वो स्वयं एक मैराथन प्रक्रिया है। आप 4 5 दिन का ये जोश नहीं है कि आप 15 16 घंटे पढ़ के बाद में ठंडे पड़ जाओ, चाहे 7 8 घंटे ही पढ़ो। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ जो आरबीएससी की किताबें जब करवाई थी यहाँ मैंने यूट्यूब पे, तो शुरू शुरू में मैंने ये उदाहरण पहले भी आपको दिया था कि ये किताबें ना तो पढ़ना आसान है और ना ही पढ़ाना आसान है। शुरू शुरू में सभी विद्यार्थियों में कितना जोश था, वाह सर वाह वाह बहुत मजा आएगा, आरबीएससी किताबें पढ़ेंगे, सारा बेस तैयार हो जाएगा। 15 20 दिन बाद में वो संख्या कम होती गई, होती गई, होती गई। और बीच में एक कई कई दिन ऐसे भी आते थे जब 24 घंटे में 2000 व्यूज नहीं होते थे उस वीडियो पे। क्यों? वो कहां गया? और जब सारा पेपर आ गया उसमें से, और मान लीजिए नहीं भी आता तो आपका बेस तो तैयार होता, जो आपका सिलेक्शन के अंदर भी मददगार साबित होता वो। इसलिए जब सिलेक्शन की और मेहनत की बात आती है, वहां आपकी रुचि वुचि जो है, भाई आपने जब सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस एग्जाम की बात तैयारी करनी है, फिर उसके बाद में मन नहीं देखा जाता है कि मेरा आज मन नहीं है, या आज जो है नहीं, अब मैं बोर हो गया इस तैयारी से, किताबों से, या मैं इस तरीके से पढ़ने से बोर हो गया यार। ये चीजें नहीं चलती है फिर। तो तैयारी एक मैराथन प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। जब आप शुरू कर रहे हो तो ये चीज समझ के चलो, ये 100 मीटर रेस नहीं है तैयारी, ये 5000 मीटर की एक लंबी रेस है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिए। शॉर्टकट जो होते हैं कि फटाफट नहीं ऐसे कर लेना और ऐसे कर लेना, वो शॉर्टकट कंपटीशन एग्जाम में नहीं चलते। समस्याओं का सामना करना सीखे, वो तो निश्चित रूप से आएगी। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, इस दुनिया का कोई सा ऐसा इंसान नहीं है जिसके सामने कभी समस्याएं नहीं आए। समस्याओं के रूप सबके अलग अलग होते हैं। मुकेश अंबानी की समस्याएं अलग आएगी, उनका अलग रूप होगा। शाहरुख खान है, उसके कोई समस्या आएगी, उसका रूप अलग होगा। इसमें कोई पहलवान है, उसके कोई समस्या आएगी, उसका रूप अलग होगा। किसी के फैमिली में समस्या हो सकती है। कई बार विद्यार्थी मुझे कहते भी हैं कि सर हमारी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता। कई बार जो घर वाले हैं वही ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए, बातें सीधा दिल पे आके लगती है।
हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा, फिर भी घर वाले मर्जी है वैसे बोल देते हैं, वो चीज गलत है। मैं उस चीज का कभी समर्थन नहीं करता कि जो माता पिता हैं उनको जब देख रहे हैं कि भाई हमारी संतान मेहनत कर रही है, तो कभी भी इस तरह की बातें गलत नहीं बोलनी चाहिए। जो उसको ये अभी जैसे रीट के बाद में 6-7 विद्यार्थियों ने सुसाइड कर लिया अब तक, तो ये एक अलग चीज है कि बहुत गलत हुआ, ये नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन घर में रह के कोई सुसाइड कर रहा है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार उनके माता पिता को भी मानता हूं। मैं वो सुसाइड के कहीं अधिक जिम्मेदार हैं कि घर में रहकर आप अपनी संतान को नहीं देख पाए, कि आपकी आंखों के सामने कोई कि एक सेकंड में मूड बन गया सुसाइड कर लिया। ऐसा नहीं होता है। 2-4 दिनों में, 5 दिनों में दिमाग भयंकर डिप्रेस हो रहा होगा। चेहरा आदमी का बोल देता है कि उसके क्या चल रहा है, क्या उसकी स्थिति है। फिर पेपर खराब हो जाए तो घर वाले और उल्टी बात बोल देते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। वो चीजें बहुत गलत है। सपोर्ट करना चाहिए तो पूरा करना चाहिए, वरना ये होना चाहिए कि भैया तुम्हारा कहीं जाओ और अपना काम करो। तो ये चीज जो है, तो मैं एक बता रहा हूं कि फैमिली के अंदर भी समस्या होती है तो वो सबसे ज्यादा खराब करती है। इंसान बाहरी समस्याओं से तो फिर भी जूझ जाता है, ये घर में जो समस्याएं होती है वो बोले भी किसको बोले, किसको कहे और कौन उसका समाधान करे। तो इसलिए मैं आपको इसके लिए, आप प्री माइंड रहो, आप माइंड सेट ही कर लो कि आपके सामने कुछ समस्याएं आएगी और सबके आती है। आपको उसका सामना करना सीखना पड़ेगा। ना तो आत्महत्या किसी समस्या का समाधान है, और यही जिन्होंने सुसाइड किया इनको 10 मिनट के लिए पास बैठ के समझा दो, फिर कहो कि अब करोगे सुसाइड, वो कहेंगे नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगा। तो अपने आप को जो है ये इस तरह की चीजों से मेंटली प्रिपेयर रहें कि समस्याओं के रूप अलग अलग हो सकते हैं, उसका एक बेहतर समाधान क्या हो सकता है वो करने का प्रयास करें। परीक्षा किताबों से कहीं अधिक अपने आप में जंग है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो होता है वो किताबों से कहीं अधिक अपने आप से जंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई तरह की समस्याएं आती है, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो, छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हो। छोटी छोटी चीजों में आपको लगता है होए राम जी रे, अल्लाह मत उमर क्यों रे, होए रे राम जी रे, होए रे कर। ये नहीं है। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाओ और इतना कमजोर मत बनो कि छोटी छोटी चीजें आपको प्रभावित करने लग जाए और आपको लगे कि बस अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई। या तो अपने आप को मेंटली मजबूत आपको बनाना पड़ेगा। बुक्स एक साधन जरूर है, लेकिन मान लीजिए आपका दिमाग ही सही नहीं है, आपका मन ही ठीक नहीं है, तो फिर वो किताबें क्या करेगी, वो सामने बस रखी रहेगी वो। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, एक मजेदार उदाहरण है। एक फिल्म थी मुगले आजम, एक बड़ी बेहतरीन मूवी बनी है जो जो 1960 में या उस टाइम की जो बनी होगी वो। तो उसमें पृथ्वीराज कपूर जो है उन्होंने इसका रोल किया था अकबर का, और जो दिलीप कुमार ने वो सलीम का रोल किया था। तो उसमें एक सीन आता है कि जब अकबर जो है उसको ये मालूम चल गया कि जो सलीम है वो अनारकली को पसंद करता है, और चूंकि अनारकली एक दासी है तो उसकी शादी तो मैं इससे सलीम से नहीं करने दूंगा। तो वो क्या करता है कि अनारकली से इसको दूर कैसे किया जाए, तो वो सलीम को कहां भेजता है, युद्ध पे, और कहता है कि जा युद्ध कर, कोई अभियान होता है चलते ही रहते हैं अभियान का, युद्ध पे जा। अब सलीम को बहुत गुस्सा आता है, और इसमें जो मान सिंह को उसका दोस्त दिखाते हैं सलीम का, तो वो मान सिंह को कहता है कि देखो जो बात से सलामत नहीं है, मुझे कैसी बात बोल दी। उनको पता है कि मैं प्यार के अंदर कितना भी मजबूर हूं, क्या मेरी हालत हो रही है, मेरा दिल टूटा है, और मुझे कह रहे हैं जा जाके युद्ध कर। जबकि फिल्म के शुरू में दिखाते हैं कि वो एक से एक के बाद एक युद्ध करता है, उसमें विजेता भी होता है। मैं फिल्म की बात कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि जब आदमी निराश होता है, ये आपको एक उदाहरण बताया है, योद्धा है सामने वाला, लेकिन हिम्मत के हार गए, मन के हार गए, फिर क्या तो किताबें करेगी और क्या करेगी तलवार। वो तलवार की पड़ी पड़ी जंगी लगेगी और किताबों की भी पड़ी पड़ी मिट्टी लगेगी। तो थोड़ा सा इन चीजों को समझने का प्रयास करें। इसके बाद में एक पॉइंट आता है, स्व विवेक का प्रयोग करें। देखिए आपके आसपास कोई भी व्यक्ति क्या आपको सलाह देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे मार्गदर्शन लेना चाहिए किससे नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जहां आपको अपने स्व विवेक का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है,
तो छोटे बच्चे को कोई व्यक्ति मूर्ख बना सकता है कि बेटा तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, चलो चलो तुमको कोई बुला रहा है। एक बच्चे को मूर्ख बनाया जा सकता है, बच्चा है वो, आप तो नहीं हो। 21-22 साल कम से कम उम्र में मान के चल रहा हूं कि इतनी तो कम से कम होगी, और बाकी अधिकतम तो 35-40 कितनी भी हो सकती है। तो इसका मतलब आप सब युवा हैं, मैच्योर हैं। कोई भी चीज करते हैं तो उसमें थोड़ा अपने स्व विवेक का प्रयोग जरूर करें। कई बार मार्केट के अंदर कोचिंग संस्थान वगैरह है, हालांकि मैं इस तरह के पॉइंट कभी बोलता नहीं हूं और ना मुझे ये चीजें बोलना पसंद है, लेकिन कई बार जैसे मान लीजिए मार्केटिंग बड़ी जबरदस्त होती है, इतनी हवाएं खतरनाक चलती है, चाहे किसी की भी हो, कोचिंग संस्थान हो या कुछ भी हो, तो विद्यार्थी अपने दिमाग का प्रयोग ही खत्म कर लेता है। कोचिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, कोचिंग किए बिना आप कैसे करोगे भाई, एक स्व अध्ययन जरूरी है, लेकिन उसके साथ जैसे मैं आपको मेरा उदाहरण बता रहा हूं, मैंने जब आरएस की कोचिंग की तो मुझे लगा कि हाँ मतलब सीखने को मिला। और ऐसा नहीं है, इससे पहले मैंने किताबें पढ़ी नहीं थी। बीए फाइनल तक आते आते मैं सभी ऑथेंटिक बुक्स जो है वो ऑलरेडी अपनी आंखों से निकाल चुका था। मेरे नंबर भी है बहुत अच्छे बनते थे, सही था पढ़ाई में मैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने आईएएस के लिए कोचिंग की, उस दिन मेरी आंखें खुली कि वास्तव में हिस्ट्री बोलते किसको हैं, संविधान किसको बोलते हैं, क्या जियोग्राफी होती है, क्या इकोनॉमिक्स होती है। अगर मैं तैयारी वो नहीं करता, अच्छे शिक्षकों से अगर मुझे पढ़ने का वो अवसर नहीं मिलता, तो कभी मेरे हिस्ट्री के जो कंसेप्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट हैं कि ये चीज क्यों हुई, कैसे, वो चीजें कभी क्लियर नहीं हो पाती। आरएस तक भी फैक्ट वाली चीजें पढ़ी जाती है, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में फैक्ट का कोई खेल नहीं है, वहां कंसेप्ट चलता है। तो कोचिंग करना कोई गलत नहीं है, कहां कोचिंग कर रहे हो, किस से पढ़ रहे हो, किस आधार पर पढ़ रहे हो। मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें, अपने स्व विवेक का प्रयोग करें कोई भी चीज करते समय। तो इस चीज का आप एक हमेशा हर चीज में स्व विवेक को ध्यान में रखें, अपने माइंड को मोटिवेट करने वाले लोगों की संगत में रहे। जो मोटिवेट करने वाले लोग हैं, जो प्रेरित करने वाले लोग होते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने वाली बात करते हैं, हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए। अब संगत का मतलब ये नहीं है साथ में रहो। कई भोले भाले बच्चे होते हैं, सर संगत का मतलब क्या होता है, साथ में रहो, मैं साथ में कैसे रहूं, वो मुझे मोटिवेट बहुत करती है, मैं साथ में कैसे रहूं। ऐसे संगत जो है वो मोटिवेट, साथ में रहने से संगत नहीं है। संगत का मतलब होता है कि उस इंसान से जुड़े हुए रहना। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूं कोई, और आपको लगता है कि हाँ हमें अच्छी प्रेरणा मिलती है, कोई भी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कहीं भी आपको अच्छी चीजें मिल रही है, अच्छे लोग जहां आपको मिल रहे हैं, तो ऐसे लोगों की संगत में आपको रहना चाहिए, ऐसे लोगों को सुनते रहना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से हमेशा मोटिवेट होंगे। इसके बाद सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो लाभ के लिए करें, समय खराब करने के लिए नहीं। सोशल मीडिया कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है, यूट्यूब है ये भी एक सोशल मीडिया ही है। आज ये यूट्यूब नहीं होता तो मैं अपनी बातों को कभी आपके सामने नहीं रख पाता, और ना आप किसी टीचर को सुन पाते। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप है, तो ये सोशल मीडिया, आप इससे लाभ कमाते हैं, इससे अपना हित करते हैं या अहित करते हैं, वो फिर आप पर निर्भर है। सोशल मीडिया के अंदर ढेरों ऐसी चीजें हैं जो आपको खराब करेगी, बर्बाद कर देगी। लेकिन आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कार है, एक तो उस कार को वो चला रहा है जो बहुत अच्छे से गाड़ी को ड्राइव करता है, और एक जो नौसिखिए है और उसको आपने बिठा दिया, जा चला भाई, कार दौड़ा, नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला दिया आपने, बिठा दिया उसको चलाने के लिए। गाड़ी वही है, चलाने वाला कौन है, किस तरह से चलाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप पे। सोशल मीडिया का भी एक समय रखें कि अच्छा इस टाइम मुझे ये चीज देखनी है, 2-4 मिनट के लिए सोशल मीडिया आपने देख लिया, किसी से जरूरी बात करनी है, हाई लो करनी है, आपका जी नहीं मान रहा तो कर लो 2-4 मिनट बात, लेकिन 2-2 घंटे नहीं। ऐसे नहीं कि बस, तो थोड़ा सोशल मीडिया से और फेसबुक वगैरह पे कई बार सारे दिन बैठे हुए उसको देखते रहते हैं, ऑनलाइन है फेसबुक पे सारे दिन टाइम पास करते रहते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको अपने लाभ के लिए करना है, अपने आप को बर्बाद करने के लिए नहीं करना है।
और किसी भी वैकेंसी आने का वेट नहीं करें। हर विद्यार्थी का एक यक्ष प्रश्न होता है, लगभग विद्यार्थियों का, सर वैकेंसी कब आएगी? वैकेंसी आ भी जाएगी, रातों रात आएगी, हम वीडियो भी बना देंगे, ये लो भाई वैकेंसी आ गई और इतनी पोस्ट है, तब तक फॉर्म भर लो। तो फिर यक्ष प्रश्न होता है आपका कि सर पेपर कब होगा, ये सरकार करवाएगी कि नहीं करवाएगी। फिर वो परीक्षा की डेट आती है, तो फिर सर इसकी आंसर की कब आएगी। तो ये चीजें कभी कोई इनकार तो होना नहीं है सर नई वैकेंसी कब आएगी। किसी भी वैकेंसी का वेट नहीं करें आने का, आपको पता है आएगी तो सही। तो जब ये आपको पता है तो फिर अपने आप को पूरी तरह से उस वैकेंसी में डुबो दो। मतलब एक जुनून, जो वो चीज एक जुनून है, वो जब तक अंदर नहीं आएगा तब तक नहीं होता है। एक जुनून अंदर होना बहुत जरूरी है। तो जुनून जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, वो चीज कि मैं मुझे ये बनना है, ये करना है, ये वो एक आग जिसको आप कह सकते हो, वो जब तक नहीं होगी तब तक चीज में फिर वही है कि ठीक है, नॉर्मल समय निकलता जाता है। तो मुझे आशा है कि जो चीजें मुझे कुछ लगी ऐसी ये पॉइंट, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आपको करनी है अब, और जी जान से करनी है, तो कुछ ये चीजें हैं, अगर इन बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बाकी फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि फाइनल करना या नहीं करना या मानना नहीं मानना तो किस पर निर्भर है, आप पर निर्भर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।